नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। बिहार के भूगोल के अध्ययन के क्रम में हम बिहार के मिट्टी और कृषि जलवायु प्रदेश दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए अब हमें कृषि से संबंधित बिहार सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि रोड मैप का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी आवश्यक है। और अगर आप बिहार में एक जागरूक इंसान हैं, बिहार के जागरूक निवासी हैं, तो आपको कृषि रोड मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह रोड मैप कार्यक्रम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके दूसरे चरण और तीसरे चरण का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि हमें कृषि रोड मैप क्यों लाया गया। पहले कृषि रोड मैप को समझते हैं। कृषि तो समझते हैं खेती करना, सड़क समझते हैं कहीं जाने का साधन है, और मैप समझते हैं मानचित्र। मानचित्र पर अगर किसी सड़क को हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि यह सड़क कहां से शुरू हुई है और कहां जाएगी, यानी मार्ग का निर्धारण करते हैं। तो बिहार में कृषि की दिशा और दशा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए, दोनों में सुधार लाने के लिए, यानी बेहतर दिशा की ओर चले और इसकी दशा में सुधार आए, इस दोनों उद्देश्य से बिहार में कृषि रोड मैप लाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखता है वह है किसान की आय बढ़ाना, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा। लेकिन वास्तव में इसके अंतर्गत बिहार का संपूर्ण विकास निहित है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड के विभाजित हो जाने के बाद 15/11 यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में खेती ही प्रमुख आधार रहा है। इसलिए बिना खेती के विकास के, बिना कृषि के विकास के बिहार का विकास का संभव नहीं है। इसलिए कृषि रोड मैप लाया गया है। तो आप इसे इस रूप में समझें। अब वर्तमान स्थिति को समझते हैं कि बिहार में 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति गांव में रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति कृषि में संलग्न है। और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जहां 94.163 लाख है, उसमें शुद्ध खेती की भूमि 56.03 लाख है, यानी 56 लाख हेक्टेयर है। और सकल खेती की भूमि लगभग 80 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध और सकल में आप अंतर समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, और तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शुद्ध भूमि कितनी है, तो आप कहेंगे, शुद्ध खेती भूमि कितनी है, तो आप कहेंगे 1 एकड़। लेकिन अगर आप एक सीजन में उसमें से पूरे 1 एकड़ में फसल लेते हैं और अगले सीजन में आधे एकड़ में उसमें खेती लेते हैं और तीसरे सीजन में आप कोई खेती नहीं लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका सकल भूमि कितनी है, सकल खेती भूमि, तो आप कहेंगे 1.5 एकड़। यानी फसल, जितने क्षेत्र में फसल की बुआई होती है, उस बुआई क्षेत्र को की गणना के आधार पर सकल, तो शुद्ध हमेशा कम होगा, शुद्ध और सकल दोनों अलग होंगे, सकल हमेशा अधिक होगा। कोशिश यह रहती है कि एक ही खेत में अधिक से अधिक बार खेती का काम लिया जाए, जिससे शुद्ध खेती भूमि तो नहीं बढ़ सकती है, धरती का विस्तार तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर बार बार ज्यादा से अधिक फसलों की खेती लेकर के हम अपने सकल खेती को बढ़ा सकते हैं। जैसे जमीन की कमी होने लगी तो क्या हुआ, मकान ऊंचे होने लगे, अपार्टमेंट बनने लगे, 70 80 मंजिला बिल्डिंग बनने लगे। वो क्या है, कम स्थान पर अधिक लोग, तो सकल परिवार क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और बिहार में 76% लोग आजीविका के लिए, और बिहार में 76% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। और बिहार के सकल जीडीपी में इसका योगदान कृषि का 18% है। इसलिए कृषि का विकास जरूरी है, और इसी विकास के लिए जो है रोड मैप लाया गया है। आधार क्या है, कृषि के विकास का आधार क्या हो सकता है? आधार है उपजाऊ गंगा की जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी ही नहीं होगी तो खेती का विकास कैसे होगा? और दूसरा है कि बिहार में प्रचुर जल संसाधन है। वास्तव में बाढ़ का अच्छी तरीके से उसकी बांध इत्यादि बना दिए जाएं और बाढ़ पर कंट्रोल करें, तो यह हमारे लिए जल संसाधन है। और तीसरा है भूजल संसाधन। विश्व के अनेक भागों और देश के अन्य भागों की तुलना में भारत में भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति अच्छी है। इसलिए बिहार का कृषि रोड मैप लाया गया है कि इसका उपयोग करते हुए बिहार में कृषि का उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया जा सके, किसानों की आमदनी बढ़े, पोषक आहार मिले, पोषण मिले,
ये सब चीजें हैं। इसलिए बिहार सरकार ने खासतौर पर वर्तमान जो सरकार जो चली आ रही है पिछले 3-4 वर्ष से, वह कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन्होंने सर्वप्रथम 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लाया और उसके बाद 2012-17 के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप और 2017-18 के लिए तृतीय कृषि रोड मैप, अभी वर्तमान में तीसरा कृषि रोड मैप चला रहा है। तीनों को हम का अध्ययन करेंगे। पहले दोनों का हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे क्योंकि वह रोड मैप अपना काम पूरा कर चुका है। रोड मैप की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसा नहीं कि रोड मैप को औने पौने और सपने में देखा और इसे कार्यक्रम कर दिया। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए विभिन्न लोगों से संपर्क किया, कई संस्थाओं से बात किया। इसको अंतिम रूप देने के लिए पटना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और किसानों से उनकी राय ली गई और राय लेने के बाद ही प्रथम कृषि रोड मैप को 2008 में अंतिम रूप प्रदान किया गया। प्रारंभ में इसके अधिक ज्यादा उद्देश्य नहीं रखे गए, संक्षिप्त उद्देश्य इसके यही थे, मैंने बार बार चर्चा किया, किसानों की आमदनी बढ़ाना, फसलों का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। और इसमें प्रथम रोड मैप में 3 चीजों पर जोर दिया गया, वह कृषि, पशुपालन और सहकारी क्षेत्र। ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला कार्यक्रम जो सरकार के तहत शुरू किया गया वह है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, इसके अंतर्गत खास तौर पर गेहूं और धान के अधिक उपज देने वाले बीज, आप जानते हैं हाई एल्डिंग वैरायटी, को प्रश्रय दिया गया और किसानों के बीच बांटा गया। और आपको आश्चर्य होगा कि इस रोड मैप की उपलब्धि बहुत ही असाधारण प्रकार की रही। कैसे? नालंदा के एक किसान ने चावल की उत्पादकता में चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हुआ। नालंदा के ही एक गांव ने आलू की उत्पादकता में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इस प्रकार से बिहार को लगातार वर्ष 2011-12 में और वर्ष 12-13 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, उस राज्य के राज्य सरकार को दिया जाता है और उस राज्य में किसानों को भी दिया जाता है। तो 2011-12 में चावल और 2012-13 में गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इससे सरकार में इस योजना के प्रति और भी गंभीरता आई, लोगों ने भी इसे खूब अच्छी तरीके से हाथों हाथ लिया और ये योजना आगे बढ़ी और इस प्रकार से द्वितीय कृषि रोड मैप तैयार होकर के सामने आया। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी सर के द्वारा किया गया था और इसे 3 अक्टूबर 2012 को पटना में लॉन्च किया गया था। यह तारीख याद रहेगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो 3 अक्टूबर को किया गया था, वो पटना आए थे। ठीक है। यह अपेक्षाकृत उससे प्रथम कृषि रोड मैप से ज्यादा विस्तृत कार्यक्रम था और इसी समय द्वितीय और तृतीय रोड मैप दोनों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे। अब हम आते हैं कि द्वितीय कृषि रोड मैप के 6 लक्ष्य क्या थे। पहले आप इसे पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको यहीं पर इसको याद करवा देता हूं। पहला है खाद्य सुरक्षा, दूसरा है पोषण सुरक्षा, किसानों के आय में वृद्धि, किसानों के लिए लाभकारी रोजगार, उसके फलस्वरूप प्रवास एक सकारात्मक रोक लगाना, लिंग और मानवीय पहलुओं पर ध्यान देने के साथ न्याय संगत कृषि विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। यह 6 कैसे याद रहेंगे? आप ये बताइए कि कृषि का मुख्य काम क्या होता है? भोजन कराना। तो सबसे पहले कृषि आपको क्या सुरक्षा प्रदान करती है? खाद्य सुरक्षा। तो पहला हो गया खाद्य सुरक्षा। लेकिन क्या भरपेट भोजन योग करना ही पर्याप्त है? नहीं, भोजन में पोषक तत्व भी होने चाहिए, इसलिए पोषण सुरक्षा। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा। लेकिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा होगी कैसे? जब तक मेरी आय नहीं बढ़ेगी, मेरी मतलब किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। तो तीसरा हो गया किसानों की आय में वृद्धि। अब प्रश्न उठता है किसानों की आय हमारे तीसरा लक्ष्य हो गया, में वृद्धि करना। लेकिन किसानों की आय में वृद्धि कैसी होगी? रोजगार के माध्यम से। तो तीसरा हमारा हो गया लाभकारी रोजगार। लेकिन लाभकारी रोजगार का उद्देश्य क्या है? लाभकारी रोजगार का उद्देश्य यह है
कि बिहार में ही रोजगार सृजन के ऐसे अवसर का विकसित करना कि बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं यानी प्रवास करते हैं, उस प्रवास पर रोक लगे। बिहार से बाहर लोग जब कमाने के लिए जाते हैं तो आप उन्हें जबरन नहीं रोक सकते हैं, यार बाहर जाएंगे और जो है आप बाहर काम करेंगे तो बिहार बदनाम होगा। नहीं, आपको बिहार में ही रोजगार के अवसर विकसित करने होंगे ताकि वह मजबूर होकर बाहर नहीं जाए, क्योंकि रोजगार करने के लिए वो तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त अधिकार के तहत कहीं भी जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि हमारे राज्य में ही हमारे लोगों को रोजगार मिल जाए ताकि बड़े पैमाने पर पलायन न हो। इसलिए हमारा चौथा हो गया लाभकारी रोजगार और इसके माध्यम से प्रव्रजन पर रोक। अब अगला होते हैं, तो क्या विकास केवल सामान्य रूप से विकास? नहीं, न्याय संगत कृषि विकास जिसमें महिलाओं और अन्य वर्गों को भी शामिल किया जाए, जिसे समेकित विकास कहते हैं। तो पांचवा ये हो गया। और अंतिम, अगर आप विकास करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन का अधिकाधिक दोहन होगा तो प्राकृतिक असंतुलन हो जाएगा, और प्राकृतिक असंतुलन होकर के अगर विकास किए तो ऐसा विकास नहीं, विनाश है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। मैं समझता हूं कि आपको ये याद हो गए होंगे, याद नहीं होंगे तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहला हो गया खाद्य सुरक्षा, दूसरा हो गया पोषण सुरक्षा, ये दोनों सुनिश्चित करने के लिए किसानों के आय में वृद्धि करना। चौथा हो गया लाभकारी रोजगार के माध्यम से प्रव्रजन पर रोक। उसके बाद अगला हो गया न्याय संगत कृषि विकास, जिसमें लिंग और अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए। और लास्ट में हो गया पर्यावरण संरक्षण। जिस तरह से प्रथम कृषि रोड मैप की उपलब्धि है, उसी तरह से द्वितीय कृषि रोड मैप की भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे 2015-16 में और 16-17 में दोनों साल लगातार में बिहार जो है भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य रहा, इसलिए ये 2 साल में लगातार मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, और 2017-18 में गेहूं के लिए मिला। ठीक है, पहला भी गेहूं के लिए मिला था, दूसरा चावल के लिए, फिर यहां पर 15-16, 16-17 मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण में था। इस प्रकार से चावल, गेहूं, सब्जी, लीची, आम, अमरूद, मखाना, शहद के उत्पादन में भी काफी उछाल आया, और इससे सरकार को प्रेरणा मिली कि तीसरा कृषि रोड मैप को लागू किया जाए। तीसरा कृषि रोड मैप भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका भी शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है 7 नवंबर 2017 को। इसका अन्य जो उद्देश्य पीछे से चले आ रहे हैं वो उद्देश्य नहीं छूटा है, वो उद्देश्य हैं, उनमें नई नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे कृषक समुदाय को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार करना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखेंगे, लेकिन जिस दिन इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया था, उस दिन 9 और योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जैविक खेती गलियारा का उन्होंने भी शुभारंभ किया था। किशनगंज में बिहार मत्स्य पालन कॉलेज का भी उन्होंने शुभारंभ शिलान्यास किया था। पटना के नौबतपुर प्रखंड में 11 केवी कृषि फीडर का शिलान्यास। आप कहेंगे कि 11 केवी कृषि फीडर का से क्या मतलब है? मतलब यह है कि तीसरे रोड मैप में एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से केवल और केवल कृषि के लिए भी बिजली की व्यवस्था के प्रावधान है, जो हम आगे आके देखेंगे। और बिहार में सब्जी प्रसंस्करण और वितरण की सहकारी योजना का भी शुभारंभ किया गया है। तीसरे कृषि रोड मैप के महत्वपूर्ण विषय को आप जानते रहिए, मुख्य परीक्षा में लिखने में आपको काम आएगा, क्योंकि चूंकि यही योजना अभी चल रही है, इसीलिए इसी योजना के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें है कि इसमें जैविक खेती के साथ उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, यानी उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैविक खेती के साथ। और एक महत्वपूर्ण नारा है कि अगले 5 वर्षों में, यानी 2022 तक, हर भारतीय के थाली में कम से कम एक व्यंजन हो। याद रखना इसके बाद मुश्किल नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के तहत महामहिम राष्ट्रपति को यहां से ठेकुआ गिफ्ट किया गया था। हमारे जो छठ का प्रसाद होता है ठेकुआ, तो ठेकुआ गिफ्ट किया गया था। तो राज्य सरकार की यह योजना है कि 2022 तक इस प्रकार से कृषि और कृषि से जुड़े हुए खाद्य पदार्थों का इस प्रकार से विकास किया जाए कि हर भारतीयों के थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन जरूर हो। केवल लिट्टी चोखा ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बगिया इत्यादि है।
इस योजना में के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है और इसको 12 विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 12 विभागों का नाम याद रखना जरूरी भी नहीं है और आपको याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ऐसे विभाग जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य और पर्यावरण से जुड़े होंगे और ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, वो सभी इसमें आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, राजस्व, भूमि सुधार, जल संसाधन, बिजली, खाद्य प्रसंस्करण सहित 12 विभागों के कार्यक्रम शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी के किनारे और अन्य जलीय क्षेत्रों में और नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे जैविक गलियारे का निर्माण, यानी पर्यावरण को संरक्षण रखते हुए उसमें, जिसको आजकल कहते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे, महत्वपूर्ण नदियों के किनारे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे जैविक गलियारे का निर्माण। और मैंने बताया कि जैसे नौबतपुर में एक एक्सक्लूसिवली 11 केवीए का कृषि फीडर बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य है कि योजना के अंतर्गत 1500 मेगावाट बिजली का नेटवर्क स्थापित हो जाए जो केवल कृषि में काम आए। दूसरा है कि किसानों को, आप जानते हैं किसान क्रेडिट योजना क्यों लाया गया है। किसान जब किसी फसल की बुआई करते हैं उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो भारत सरकार की तरफ से योजना है। अगर ये ना हो तो उनको साहूकार से स्थानीय स्तर पर प्राइवेटली लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, जो बहुत ही महंगा होता है और किसान का उसमें शोषण होता है। इसलिए सरकार ने इसी योजना के अंतर्गत कहा कि आप कृषि इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, पटवन के लिए, पंपिंग सेट, डीजल इत्यादि के खर्च के लिए सरकार ने इसके अंतर्गत किसानों के लिए अग्रिम की योजना भी रखी है। इसके अलावा मैंने कहा था कि इसमें पोषक भोजन की भी व्यवस्था है, इसलिए पोषक भोजन के तहत कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो छात्रों को भोजन दिए जा रहे हैं उसमें सप्ताह में कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन, विशेष रूप से अंडे, मौसमी फल इत्यादि जरूर दिए जाएं। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण भी इसका उद्देश्य है, इसलिए योजना के अंतर्गत यानी 2022 तक भारत में हरित आवरण को बढ़ा करके 17% तक करने का लक्ष्य है। और कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, जब किसान फसल का उत्पादन करता है, टमाटर, आलू, गेहूं इत्यादि, तो रख रखाव की समस्या होती है, भंडारण नहीं है। किसान अगर गरीब हैं तो उनके पास पक्का स्थान नहीं है, अगर पक्का स्थान है तो बहुत सारे फसल हैं जो सामान्य मौसम में खराब हो जाते हैं, फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, जैसे गेहूं में सुंडा इत्यादि लग जाता है। तो बेहतर भंडारण की भी आवश्यकता है, इसलिए इस कृषि रोड मैप में जो फसल इत्यादि के भंडारण के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और योजना के अंतर्गत लास्ट में अंत तक 28.28 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने का है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ऊपर बिजली नीचे मछली। फिर से सुनिए, ऊपर बिजली नीचे मछली, यानी जितने भी तालाब वाले इलाके हैं उसमें यह कहा गया है कि सोलर पैनल इत्यादि लगा दिया जाएगा और सोलर पैनल से बिजली का विकास होगा और उस तालाब में मछली का विकास होगा। इस योजना में यह भी है, ऊपर बिजली नीचे पानी या ऊपर बिजली नीचे मछली का नारा दिया गया है। और इसके तहत हरित ऊर्जा, आप जानते ही हैं कि सोलर एनर्जी जो है वह ग्रीन एनर्जी है, इसका विकास है। दूसरा कि किसान जब अपने उत्पादन करेंगे और वस्तुओं को बाजार तक ले जाएंगे तो ले जाने के लिए उनके पास सड़क होनी चाहिए। ये कहा गया है कि 2050 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़क के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम कृषि रोड मैप, द्वितीय कृषि रोड मैप और तीसरे कृषि रोड मैप के बारे में खूब अच्छी तरीके से डिटेल्स अध्ययन किया और इससे संबंधित हमारे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में तो निष्कर्ष भी लिखना होता है, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कृषि रोड मैप केवल खेती के बारे में नहीं है बल्कि बिहार राज्य के लोगों के जीवन के बारे में है। इस पर गौर से फिर से सुनिए, बिहार कृषि के लिए रोड मैप केवल खेती के बारे में नहीं है बल्कि राज्य के लोगों के जीवन के बारे में है। और इस कृषि रोड मैप के आधार पर बिहार के किसानों ने, कई क्षेत्रों के किसानों ने लंबी छलांग लगाई है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लेकिन किस हद तक यह बिहार से जो रोजगार के लिए बाहर लोग जाते हैं उसको रोकने में सफल हुआ है, इसके आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन आशा है
कि इसके भी आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर गांव में भी रोजगार सृजन हुआ है और अब बिहार के किसान नई इबारत लिखने को तैयार हैं। बिहार के किसान नई इबारत लिख रहे हैं। आप भी मेरे वीडियो से लाभान्वित होकर के बीपीएससी की परीक्षा में आप अपने जीवन के इबारत लिखें, अपने जीवन का मुकाम हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।